चलिए लिखिए, फिर क्वेश्चन लिखिए। आइडेंटिफाई रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। आइडेंटिफाई रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन बेंजीन। करिए। बोलना सर आपको कल कॉल करेंगे, अभी 10 मिनट बात करिए। इधर पानी पीने आए थे, मैंने उनसे पूछा, आपका मैसेज हमको मिल गया था, कल वो आपको कॉल करें। पूरी बात बोलिए।
एक ही बात है, बेंजीन गेन करेगा तो दूसरा डोनेट करेगा। हम यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट प्लस आर या माइनस आर सब्स्टिट्यूएंट का देखेंगे बेंजीन पर, NH2 का बेंजीन पर, COCH3 का बेंजीन पर, राइट। सही ढंग से बना, जो चीज मैंने ऊपर बनाई है वही बना, तो घुमा क्यों दी? मैंने क्या बनाया? N बनाया, H बनाया, यहाँ पर N बनाया, C बनाया, तो फिर इधर उधर में जा रहे अल्फा पोजीशन बदल जाएगी। क्या डिस्कशन हो रही है? समझ क्या? हाँ, ऑब्वियसली क्वेश्चन से रिलेटेड ही हो रही हो, तो मुझे भी पता है, मैं जानना चाहता हूँ कि क्यूरियोसिटी किस चीज़ की है। पहले कंपाउंड से रिलेटेड डिस्कशन हो रही है कि क्या होना चाहिए, प्लस आर होना चाहिए, रीजन बोलिए। फाइन, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर हैं, इसलिए इसका इफेक्ट प्लस आर होगा। कर लिया सबने सारे? कर लो पहले फटाफट, कर लो सारे, उसके बाद करते हैं डिस्कस। हाँ, जनरली एक बेंजीन के 5 ही बनते हैं, वो तो बना के देखना होता है, फॉर्मूला कोई नहीं है। हाँ जी, हो गया, करें शुरू। देखिए, फर्स्ट के बारे में तो सौम्य ने जैसे समझाया कि लोन पेयर प्रेजेंट है तो वो प्लस आर है, दैट्स ट्रू। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो एक लोन पेयर फ्री है तो प्लस आर हो जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, आपको इसका कॉमन नेम पता होना चाहिए, इसे एनिलिन। So when NH2 is attached to benzene, it is known as aniline. In case of aniline, NH2 group has plus R effect on benzene. It means aniline is ortho-para directing and ring activating. तो बेंजीन पर जब NH2 लग जाता है तो बेंजीन रिंग की न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो जब भी मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने जाऊंगा एनिलिन पे, तो वो ऑर्थो और पैरा पर होगी। तो हम जो अगर जीओसी सही ढंग से कर लें तो हमें सारे रिएक्शंस पता है। हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन पर 5 रिएक्शन होते हैं, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसिड। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस को एक साइड रख दें तो 3 रिएक्शन हैं, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फर। ये स्टैंडर्ड रिएक्शन है। तो ये 14 कंपाउंड है, इनमें जिनमें रेजोनेंस इफेक्ट होगा उतने को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। आपको सारे रिएक्शन आते हैं, कहाँ भेजना। अगर मेरे पास प्लस आर सब्स्टिट्यूएंट है तो क्लोरीन को ऑर्थोपैरा पे भेज दो, और माइनस आर है तो क्लोरीन को मेटा पे। नाइट्रेशन करवा रहे हो, प्लस आर है तो NO2 को ऑर्थोपैरा पे भेज दो, और मेटा सब्स्टिट्यूएंट है तो मेटा पर। इसी तरह अगर आप सल्फोनेशन करा रहे हो तो SO3H जाएगा, अगर प्लस आर लगा है तो SO3H पैरा पे जाएगा, और माइनस आर लगा है मेटा पर। तो अगर इसमें से 10 भी दिखा रहे होंगे तो 10 into 3 30 रिएक्शन आर नोन टू यू। उसके लिए किसी को स्पेशल एफर्ट करने की जरूरत नहीं है।
+1 में जब हम जीओसी करते हैं तो हमने हाइड्रोकार्बन नहीं पढ़ा होता, हमें रिएक्शन का कुछ नहीं पता होता, लेकिन हम कुछ ना कुछ रिएक्शन आज जानते हैं तो हम उसको डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं जहां भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो। क्लियर है? हाँ जी, गुड पर सेकंड कंपाउंड रीजन बोलो। वेरी गुड, माइनस आर इफेक्ट है। Benzaldehyde has polar pi bond, so due to the presence of polar pi bond, it has ability to show minus R effect. Benzaldehyde में polar pi bond है तो ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा और एज अ रिजल्ट उसका माइनस आर इफेक्ट आ जाएगा। राइट? एक दूसरे से कोई डिस्कशन नहीं भाई, उससे क्यों पूछ रहे कि अगला नंबर मेरा आ गया तो इफेक्ट तो बता दे। अरे अपने देखने के लिए उससे देख के क्या करेगा, पेपर में पास करेगा इसी को। आयु सिंगला थर्ड कंपाउंड रीजन बोलो। फाइन, इट इज अ कीटोन। इस कीटोन में सेम फीचर है जैसा एल्डिहाइड में था, इसे हम एसिटोफिनोन बोलते हैं। इफ समवन आस्क यू व्हाट इज एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन इज मिथाइल फिनाइल कीटोन। Acetophenone has minus R effect due to the presence of polar pi bond. Polar pi bond है इसलिए माइनस R इफेक्ट लगेगा। पहले तीन क्लियर हैं सभी को? क्लियर टू ऑल? चलिए योगेन फोर्थ बताइए। इतनी देर नहीं यार दोस्त, आप ऐसा भी बोल सकते हैं नो रेजोनेंस इफेक्ट। इसमें कुछ दिए मैंने जिनमें कोई रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है जी। माइनस आर, रीजन बोलिए। माइनस आर वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। डू यू फील ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जगह है? नहीं है, क्योंकि उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है और उसके पास लोन पेयर है। ये लोन पेयर टीचर बनाकर नहीं देता, आपको सोचना होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 कोवेलेंट बॉन्ड में इन्वॉल्व हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स एज लोन पेयर प्रेजेंट हैं। लोन पेयर होंगे तो बेंजीन की तरफ आएंगे, इसलिए वो प्लस आर कहलाएगा। क्लियर है? अंकित नेक्स्ट कंपाउंड नाम लिखते हैं ना साथ साथ, है ना? वो इतनी देर नहीं है दोस्त। चलो पुलकित आप बताओ। और अंकित सही नहीं, आर्यन है, मैं तो गलत से बोल रहा था। आर्यन से तो पूछ रहा था। हाँ आर्यन। प्लस आर, रीजन ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसलिए इसका जो इफेक्ट है वो प्लस आर है। राइट? इसके पास प्लस आर इफेक्ट है, ये अलग बात है, ऊपर वाले से वीकर होगा क्योंकि इसके लोन पेयर सीओ भी खींचेगा और बेंजीन भी खींचेगा, लेकिन बेंजीन पर इसका इफेक्ट प्लस आर ही रहेगा। राइट? रेजोनेंस इज delocalization. Delocalization takes place on carbonyl group as well as on benzene. हाँ जी बेटा। हाँ वो तो आप कहेंगे। हाँ, ये यहाँ से बोल रहे हो ना। हमने कहा ये ऑप्शन का लोन पेयर इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, इसीलिए हमने कहा कि इसकी जो लोन पेयर देने की टेंडेंसी होगी बेंजीन पर वो इससे पुअर होगी। एनिसोल विल बी स्ट्रॉन्गर प्लस आर एंड एस्टर विल बी वीकर प्लस आर, बट इट विल रिमेन प्लस आर। यहाँ पर हम स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहे, करेक्टर आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो हेयर इट विल रिमेन एज प्लस आर। क्लियर हो गया? हाँ जी जी, नेक्स्ट कंपाउंड फाइन। हमारे पास कार्बन पोलर पाई बॉन्ड के साथ है,
तो ये आपके पास मिथाइल बेंजोएट कहलाएगा। मिथाइल बेंजोएट में हमारे पास पोलर पाई बॉन्ड है, इसलिए ये प्लस माइनस आ रहा है। बेटा ये कंपाउंड और ये कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर हैं, सिर्फ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के बेसिस पर ही डिफरेंस आया है। एक में ऑक्सीजन लगा था बेंजीन के साथ, एक में सी डबल बॉन्ड वो लगा है बेंजीन। अर्पिता आप बता सकती हैं दोनों कौन से आइसोमर कहलाएंगे? चेन, पोजीशन, फंक्शन, टॉटोमर, मेटामर, ज्योमेट्रिकल, फंक्शनल। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? तो उसको क्या बोलेंगे? ओके, फिर ये दोनों क्या हैं? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? सेकंड में भी एस्टर है, COO, CO. There is no difference of functional group. When there is no difference of functional group, they cannot be functional isomers. They are metamers. The two groups interchange each other, right? जब फंक्शनल ग्रुप के अंदर अराउंड कार्बन का रीअरेंजमेंट होता है तो वो मेटामर, राइट? फंक्शनल आइसोमेरिज्म के लिए फंक्शनल ग्रुप का बदलना जरूरी है। क्लियर है? ईशा नेक्स्ट कंपाउंड, रीजन बोलिए। फाइन, हमारे पास CH3 जब बेंजीन पर लगेगा तो कोई रेजोनेंस इफेक्ट नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कोई इफेक्ट नहीं होगा, मैं कह रहा हूं रेजोनेंस इफेक्ट नहीं होगा। बेंजीन है तो बेंजीन कुछ तो करवाएगी सेवा अपने किसी से भी, राइट? So anything which is attached to benzene has some effect, but in this case there is no resonance effect. If anyone asks you why methyl does not show resonance effect, neither it has lone pair nor it has vacant orbital, so it does not have tendency to take away electron. तो इसके पास इलेक्ट्रॉन लेने की कोई कैपेसिटी नहीं। पलक नेक्स्ट कंपाउंड, फ्लोरीन विल नॉट शो एनी रेजोनेंस। देवांशी आप मान रहे हैं कि पलक जो कह रही हो सही है? हाँ जी, रीजन? फाइन, वेरी गुड। Here fluorine has lone pair, so it is plus R. लोन पेयर हैं तो रेजोनेंस होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई भी हो, राइट? रेजोनेंस इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे नहीं चलता, इलेक्ट्रॉन पेयर को तो भागना ही भागना है। क्लियर हो गया? हाँ जी सौरभ, नेक्स्ट। प्लस आर, रीजन? लोन पेयर। तो हमारे पास ये कंपाउंड में लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देगा और लोन पेयर की वजह से ये प्लस आर हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल लेगा, लेकिन उसको रोक नहीं पाएगा ना। अभी जैसा हमने एस्टर में किया था वही केस है। नाइट्रोजन के लोन पेयर देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी क्योंकि CO के साथ भी रेजोनेंस होगी और बेंजीन के साथ भी। देखा, रोक नहीं सकते बिकॉज इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी तो है। रेजोनेंस इज अ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन whenever any group is attached to benzene. Tanu, next compound. माइनस आर, रीजन? हाँ जी, आंसर नहीं आया मेरे पास, एक्सप्लेनेशन। क्योंकि पोलर पाई बॉन्ड है। व्हेन इट हैज पोलर पाई बॉन्ड देयर इज माइनस आर इफेक्ट। राइट? अनन्या, ये कौन से आइसोमर्स हैं? हाँ जी, फंक्शनल आइसोमर है। क्या डिफरेंस है बेटा इसमें?
मिथाइल और फिनाइल फंक्शनल ग्रुप होते हैं। हाँ जी सॉरी, आप क्या बता रहे हैं? ये दोनों कंपाउंड कौन से आइसोमर हैं? पोजीशन लग रहे हैं, पोजीशन लग रहे हैं। जब मैंने एक क्वेश्चन पूछा ना तो दिव्य दी मुस्कुराया कि सर क्यों पूछ रहे हैं? अरे अभी तो किया हमने, हमें पता ही है, लेकिन आपने समझ लिया कि मैंने क्यों पूछा था, राइट? यार मेटामर्स, अमाइड अमाइड ही रहा, ये भी एसिटामाइड लिखा है, ये भी बेंजामाइड लिखा है, बोथ आर अमाइड्स। अमाइड के मिथाइल और फिनाइल को इंटरचेंज कर रहा हूँ, नाम भी लिखा है एसिटामाइड बेंजामाइड दिख रहा है मुझे, मैं कैसे फंक्शनल ग्रुप बोलूं इसे, राइट? अमाइड्स आर फंक्शनल आइसोमर, तो मैं उसके अराउंड मिथाइल और फिनाइल को इंटरचेंज कर रहा हूँ, देन दे आर मेटामर्स, राइट? क्लियर हो गया? तो इसलिए ये मेटामर होंगे। पार्थ अगले कंपाउंड में प्लस आर कैसे होगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज दे देगा, प्लस आर हो जाएगा, ऐसा है? मतलब मुझे तो ऐसा लगा आपने कहा प्लस आर और पॉजिटिव चार्ज है, तो मतलब पॉजिटिव चार्ज दे देगा, प्लस आर हो गया। जो देता वही तो प्लस आर होता है। हाँ जी, हाँ जी, माइनस आर क्यों? वेरी गुड, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। नाइट्रोजन ऑर्बिटल किससे मांग के लाएगा? माइनस आर के लिए ऑर्बिटल किससे मांग के लाएगा? बेचारे के 4 की ऑर्बिटल थी तो बॉन्डिंग में आ गई, तो नो रेजोनेंस इफेक्ट, देयर इज नो आर इफेक्ट। मिश्रा जी समझ नहीं आया मैंने क्या बोला, आपने डाइजेस्ट नहीं हुआ मुझे। एटलीस्ट माइनस आर बोल के जैविन ने कुछ इज्जत तो रखी पॉजिटिव चार्ज की, पॉजिटिव चार्ज है तो मांगेगा ही, राइट? ठीक है, उसने खाली ऑर्बिटल नहीं देखी, पर ये तो बोला कि लेगा इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? ज्योति नेक्स्ट कंपाउंड प्लस आर इफेक्ट कैसे बेटा? साइनाइड आयन है तो इलेक्ट्रॉन देगा ही, स्ट्रॉन्ग लीगेंड होता है ना। डू यू फील यू आर सेइंग राइट? वो ठहर जा बच्चा, ज्योति से पूछने तो दे। प्लस आर कैसे बनाया? लोन पेयर का इसके पास ऐसे धक्का मारी जाओगे, बिना सोचे समझे स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर किए आप इसको प्लस आर कैसे बोल सकते? ज्योति दिख नहीं रहा मुझे, आपको साइनाइड आयन कहाँ से दिखा? यहाँ साइनाइड आयन नहीं है, साइनाइड ग्रुप है। साइनाइड आयन इज अ न्यूक्लियोफाइल एंड साइनाइड ग्रुप इज एम्बीफाइल, देयर इज अ डिफरेंस। साइनाइड आयन है फ्री स्टेट में है तो न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन जब वो मेरे पास बॉन्डेड स्टेट में है तो सिर्फ माइनस आर है, कुछ और फीचर हो ही नहीं सकता। क्लियर हो गया? दिव्यदीप नेक्स्ट कंपाउंड। हाँ जी, माइनस, इसमें कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए जैसे वहां था। वेरी गुड, इट इज हैविंग वेकेंट ऑर्बिटल। हमारे पास जब नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन जब फॉस्फोरस पे नेगेटिव चार्ज आता है तो उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, राइट? फॉस्फोरस थर्ड पीरियड का है, उसके पास 3d है। नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का है, सेकंड पीरियड में डी ऑर्बिटल नहीं, इसलिए हमारे पास जब नाइट्रोजन था तो रेजोनेंस इफेक्ट नहीं था, फॉस्फीन है तो रेजोनेंस इफेक्ट है, और ये माइनस आर इफेक्ट। क्लियर हो गया? श्योर? हाँ जी प्रणय दास। हाँ जी, माइनस आर रीजन फाइन। बेंजीन के साथ जो डायरेक्टली जुड़ा है उसके पास पोलर पाई बॉन्ड है,
इसलिए आएगा। दिस इज बेंजोइक एसिड, पोलर पाई बॉन्ड है -R। I hope these much examples are good enough for plus or minus R, right? तो आपको जो प्लस आर माइनस आर देखना है, सबसे पहले फोकस करना है जो चीज बेंजीन पर जुड़ी है। अगर उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, पोलर पाई बॉन्ड है तो -R, और लोन पेयर है तो +R। आपको ये ध्यान रखना है कि जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो परमानेंट इफेक्ट है, तो मॉलिक्यूल की नेचर परमानेंटली चेंज हो जाती है। मोर न्यूक्लियोफिलिक, लेस न्यूक्लियोफिलिक, मोर बेसिक, लेस बेसिक, इस तरह के इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी बदलेगी। उसके बाद जब हमने जीओसी में ये चीज पढ़ ली, तब रिएक्शन पढ़ाने के लिए तो फॉर्मेलिटी है, रिएक्टेंट ये और ये ऐसे जाएगा, वहां तुम्हें सिर्फ लिखने हैं, राइट? तो आपके पास 5 चैप्टर है, पांचों चैप्टर के कंपाउंड आ गए, राइट? सारे रिएक्शन आपको पता है इन पर क्या हो। तो जो रिएक्शन इनमें इन्वॉल्व होंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वर्ड लिखा होगा, तो वो सारे पैटर्न +R -R। मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ वही रिएक्शन होते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वर्ड दे दिया गया तो सिंपली रेजोनेंस इफेक्ट पर होगा। तो +R वाले ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, -R वाले मेटा डायरेक्टिंग and less reactive than benzene for electrophilic substitution। लिखिए आगे। नोट डाल के लिखना है। halogens have -R, sorry, halogens have +R and -I effect, yet they are regarded as ring deactivating and ortho para directing। ring deactivating and ortho para directing। Fluorine has strongest +R as well as -I effect among halogens। So it has weakest deactivating effect, ये ऐसी चीज है जिसको आपका भूलना बड़ा कॉमन सी बात होगी, और किसी भी चैप्टर में आप गलती करेंगे, राइट? इसलिए नोट डाल के लिखवाया है। रीजन बीइंग, अभी हमने 12, 13, 14 शायद कंपाउंड लिखे, उसमें सिर्फ 2 थे जिनमें रेजोनेंस इफेक्ट नहीं था, 12 में रेजोनेंस इफेक्ट था। तो आप जानते हैं कि बार बार क्या होगा, कोई +R है, कोई -R है, +R वाले सारे एक्टिवेटिंग, -R वाले सारे डीएक्टिवेटिंग। तो अगर पहले दिमाग पर +R -R आ गया, तो आप हेलोजन को क्या कहेंगे? एक्टिवेटिंग, क्योंकि हेलोजन के पास लोन पेयर है। तो लोन पेयर जब कार्बन की तरफ जाएगा तो बेंजीन पर नेगेटिव आ जाएगा। सेकेंडली, जब आप जानते हो कि और +R है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, अगर आपके दिमाग में पहले आ गया कि ये डीएक्टिवेटिंग है, तो आप सब्स्टिट्यूशन कहाँ कराओगे? मेटा पे। अगर दिमाग पर पहले आ गया कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो आप क्या बोलोगे? ये एक्टिवेटिंग है। दोनों ही गड़बड़ है, राइट? इसलिए हेलोजन में डीएक्टिवेटिंग और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का कॉम्बिनेशन है कि कोई भी केयरलेसनेस में या जल्दबाजी में गलती कर सकता है।
तो इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करेंगे ऑर्थो पैरा पर, लेकिन बेंजीन को एक्टिवेट नहीं करेंगे, राइट। मतलब मैं हैलोजन को अगर पर्सोनिफाई करना चाहूं तो ये ऐसे दानवीर हैं जो दान देते हैं, पर जिसको दान देते हैं वो डरता रहता है अभी मांग तो लेंगे ही, इसलिए वो रख नहीं पाता। बेंजीन को इलेक्ट्रॉन तो दे दिए भाई, रख ले, ऑर्थो पैरा पर सबको दिखा दिया, फोटो खिंचवा ली, नेगेटिव चार्ज है, पर बेंजीन को कहा दियो ना किसी को, मेरे इलेक्ट्रॉन है वापस लूंगा, फोटो के लिए दिए, राइट। तो हैलोजेंस वो कंपाउंड हैं जो लोन पेयर देते तो हैं पर बेंजीन किसी को दे नहीं पाता, इसलिए बेंजीन डीएक्टिवेटेड रहता है, राइट। तो बेंजीन की रिएक्टिविटी हैलोजन की प्रेजेंस में पुअर होती है। सो हैलोजेंस आर डीएक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा। प्लस आर इफेक्ट का ऑर्डर फ्लोरीन इज मोस्ट एंड आयोडीन इज लीस्ट, क्योंकि प्लस आर इफेक्ट रेजोनेंस पे डिपेंड करता है, पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे नहीं करता। तो जो पी पाई बॉन्ड बनेगा फ्लोरीन के साथ 2p ओवरलैप से बनेगा, फ्लोरीन के साथ 2p से बनेगा, ब्रोमीन के साथ 2p से बनेगा। तो जितनी दूसरी तरफ ऑर्बिटल बड़े साइज की होगी पाई बॉन्ड वीकर हो जाएगा। माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है, तो रेगुलरली माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज होगा। तो फ्लोरीन में स्ट्रॉन्गेस्ट प्लस आर है, स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई है, दोनों स्ट्रॉन्गर होने के कारण वो एक दूसरे के इफेक्ट को कंप्लीटली कैंसिल कर देते हैं, और फ्लोरीन डीएक्टिवेटिंग में सबसे पीछे हो जाता है। तो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के बावजूद बेंजीन पर कोई स्पेशल काम नहीं कर पाता, इसीलिए ऑर्गेनिक में सारी दुनिया किसके अराउंड चलती है, कार्बन के अराउंड या ऑक्सीजन के अराउंड। फ्लोरीन का ऑर्गेनिक में कोई बड़ा सिग्निफिकेंट रोल नहीं है, जबकि इनऑर्गेनिक में सबकी बॉन्डिंग करवाने वाला अकेला फ्लोरीन, एक्साइटेशन करवाने वाला फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। बट इन केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्लोरीन हैज वीकेस्ट deactivating effect because of compensation of plus R by minus. Look. ऑर्थो पैरा पर, लेकिन उसकी स्पीड ऑफ रिएक्शन होगी वो बेंजीन से कम। यहाँ पर भी कोई है जो PRMO दे रहा है? नहीं, संडे को टेस्ट भी लेना, PRMO भी है। PRMO इज मैथ ओलंपियाड। इंडिया में मैथ्स के एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, उसके लिए फायदा होता है PRMO क्वालिफाई करने का। नाम थोड़ा अच्छा नहीं है, ऐसा लगता है पाकिस्तान में चले गए हैं। ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, राइट। तो ISI इज स्पेशलिस्ट फॉर मैथमेटिक्स, वो इंडियन ISI है भाई। चलिए आगे लिखिए, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, it is observed in all pi bonded compounds
it is observed in all pi bonded compounds. It is the driving force in all pi bonded compounds. It is the driving force for their reactions. It involves displacement of pi electrons. It involves displacement of pi electrons on the demand of attacking reagent. On the demand of attacking reagent. It is a temporary effect. It is a temporary effect as pi electrons remain shifted. As pi electrons remain shifted till attacking reagent is present in the molecule. Till attacking reagent is present in the molecule. Yet it is a stronger effect. ये स्ट्रॉन्गर इफेक्ट वर्ड इसलिए लिखवाया क्योंकि बच्चों को क्या लगता है टेम्परेरी वर्ड बोल दिया तो ये तो ऐसा ही है. आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, परमानेंट इफेक्ट है. इंडक्टिव इफेक्ट टेम्परेरी इफेक्ट है. तो हमें एक फीलिंग आती है कि जब भी इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक दूसरे को काउंटर करेंगे तो इंडक्टिव डोमिनेट करेगा. बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बाकी तीनों इफेक्ट से ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज है. वो तीनों इफेक्ट दो पढ़ चुके हैं, एक इसके बाद पढ़ना है. ये तीनों इफेक्ट मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को बदलते हैं. मॉलिक्यूल रिएक्शन दे रहा है या नहीं दे रहा. बाकी तीनों इफेक्ट का कंसर्न रिएक्शन से नहीं है. इस इफेक्ट का कंसर्न रिएक्शन से है. अगर एक कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है और उसमें पाई बॉन्ड है तो रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है. जब कोई चीज ड्राइविंग फोर्स होती है तो वो स्ट्रॉन्गर ही होती है. टेम्परेरी इस टर्म में है कि जब तक ये ए पॉजिटिव मॉलिक्यूल में रहेगा तब तक पाई बॉन्ड शिफ्टेड रहेंगे. जैसे ही ए पॉजिटिव मॉलिक्यूल से निकल जाएगा वैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन्स वापस रीजनरेट हो जाएंगे. इसलिए इसको टेम्परेरी इफेक्ट कहा जाता है. राइट. लिखिए पहला प्लस ई इफेक्ट. प्लस ई इफेक्ट. In this effect, pi electrons are shifted. In this effect, pi electrons are shifted towards attacking reagent. It is a characteristic feature of non-polar pi bond where pi electrons are shifted, on the demand of electrophile. Where pi electrons are shifted on the demand of electrophile. तो ये CC डबल बॉन्ड है, इस पर A पॉजिटिव अटैक कर रहा है. A पॉजिटिव जिस एटम के पास जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन उसी के पास जाएंगे. तो आफ्टर द रिएक्शन, आफ्टर द अटैक ऑफ A पॉजिटिव, कार्बन ने एक सिग्मा बॉन्ड बनाया A के साथ
और दूसरे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके सिग्मा बॉन्ड बना लिए, तो इसलिए इसे पाई सिग्मा शिफ्ट भी कहा जाता है। और इसके बाद कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन। सो प्लस ई इफेक्ट का मतलब होता है व्हेन इलेक्ट्रोफाइल अटैक। हमें कुछ स्पेशल जानना नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ गए हैं, पर टेक्निकली कोई डेफिनेशन पूछ ले तो पता होनी चाहिए। आइडिया तो है ही, अगर पॉजिटिव चार्ज अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही। देयर इज नो ऑप्शन कि इलेक्ट्रॉन उससे दूर चले जाएं। So when positive charge attack on any atom, pi electrons are shifted towards carbon. So we will get that particular effect and carbocation is. हमने कहा ये टेम्परेरी इफेक्ट क्यों है? अगर आप ये निकाल दो तो ये इलेक्ट्रॉन वापस आ जाए। तो जब तक A है तब तक पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर किसी वजह से A निकल जाए तो पाई इलेक्ट्रॉन वाला स्ट्रक्चर वापस रीजनरेट, दैट इज कॉल्ड टेम्परेरी। इंडक्टिव में ऐसा नहीं होता। एक बार मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन हो गई, उसके बाद जब वो जाएगा भी तो भी वो कैटायन एनायन बना जाएगा। पहले नॉन पोलर था, बाद में आयनिक हो गया। तो हमारे पास ये टेम्परेरी इफेक्ट है, जहां पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग। ए पॉजिटिव जब एक उठाएंगे, हाँ ऑब्वियसली। आप में से कुछ लोगों ने बस में ट्रेन में ट्रेवल किया है? नहीं, आज तो सारे शहरों में रहते ना भाई, गाड़ी घोड़ी में घूमने वाले पता नहीं कहीं घूमे नहीं घूमे, हवाई जहाज और गाड़ी के अलावा बात ही नहीं करते। अगर हम किसी लंबे दौरे पर हैं और हमारे पास एक बैग है भाई, तो क्या करते हैं हम जनरली? अगर एक ही बैग है तो हम अपने साथ वाली सीट पे रखते हैं जब हम अकेले। करेक्ट। अब साथ वाली सीट पे हमने बैग रखा हुआ है, कोई पैसेंजर आया, उसको सीट वही एक खाली दिखी, तो वो क्या करता है? कहता बैग उठा लो। अगर आपको लगा पैसेंजर जो है थोड़ा सा दब्बू टाइप है, तो आप कहते हैं बैग उठा के यहाँ बैठ जा, बैग भी संभाल ले। राइट। तो ये आया, इसने कहा कार्बन को बैग उठा, कहता ये ले बैग भी संभाल ले, बैठ जा। जब तू जाएगा मैं बैग वापस रख लूंगा, किसी और को वेलकम कर लूंगा। राइट। सो पाई बॉन्ड क्या है? इनकम्प्लीट वैलेंसी। कार्बन के पास एक एक्स्ट्रा बैग है, एक एक्स्ट्रा कुर्सी है। कोई आएगा तो उसे थमा देगा, बोलेगा ले और बैठ जा, जब जाएगा तो वापस रख जाइए। तो एज इट इज पाई बॉन्ड रीजन। राइट। इसीलिए प्लस सी इफेक्ट है ना, प्लस सी इफेक्ट प्लस अटैक प्लस बॉन्ड। हाँ जी, क्लियर हो गया। लेकिन आजकल ऐसे लोग मिलते नहीं हैं, जो भी सीट शेयर करने आता है खड़ूसी होता है, तो कहते उठा बैग। तो माइनस ही इफेक्ट होते हैं बेचारे। राइट। माइनस ही इफेक्ट होते हैं, वो आएगा और वो पाई इलेक्ट्रॉन खिसका देगा। मैं नहीं कह रहा कि ऊपर जगह है, देवांश ऐसी बातें मत किया कर। बेसिकली जब ऐसी स्टोरी सुनाई जाती है, वो इसलिए सुनाई जाती है क्योंकि चांसेस हैं कि आप कंफ्यूज हो, चांसेस हैं कि आप क्वेश्चन भूल जाएं, कंसेप्ट भूल जाएं। इसलिए स्टोरी के साथ ब्लेंड किया है ताकि आप उसको आप अंडरस्टैंड कर पाए। ऑप्शन मत बताइए कि कितनी और ऑप्शन है, कहाँ पे खिड़की में जगह है, कहाँ पे ऊपर जगह है, कहाँ पैरों में जगह है। राइट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट प्लेस। मेरा काम आपको भी रेल यात्रा सिखाना नहीं है। राइट। मेरा काम यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट समझाना है। देखिए, माइनस ई इफेक्ट, in this effect pi electrons move, in this effect pi electrons move
away from attacking reagent. It is a characteristic feature of. It is a characteristic feature of polar pi bond So the polar pi bond always welcome nucleophile. Non-polar pi bond always welcome electrophile. तो आपसे अगर कोई पूछे एल्कीन और एल्काइन में रिएक्शन कैसे होते हैं, दे आर ऑलवेज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. अगर कोई आपसे पूछे एल्डिहाइड कीटोन्स में रिएक्शन कैसे होते हैं, दे आर ऑलवेज न्यूक्लियोफिलिक. So electrophilic addition is the characteristic feature of alkene and alkyne, and nucleophilic addition is the characteristic feature of all aldehydes and ketones. तो एल्डिहाइड और कीटोन पे जो रिएक्शन इनिशिएटर हैं वो न्यूक्लियोफाइल हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल. अब क्वेश्चन ये राइज होता है माइंड में कि यहाँ तो नॉन पोलर पाई बॉन्ड था, इसे तो हम काफी अरसे से लुईस बेस ही पढ़ रहे हैं, चाहे वो हमने कोऑर्डिनेशन में पढ़ा, लिगेंड कहा इसे. लेकिन जब पोलर पाई बॉन्ड है तो इसे तो एम्बी फाइल कहा था. एम्बी फाइल कहा है तो इलेक्ट्रोफाइल भी रिएक्शन दे सकता है और न्यूक्लियोफाइल भी रिएक्शन दे सकता है. तो बेटा जब पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है तो O पे नेगेटिव और C पर पॉजिटिव आता है, तो इसका न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप स्टेबल है और इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप रिएक्टिव है. तो जितने भी एम्बी फाइल होते हैं they all are stronger electrophiles, poor nucleophiles. So the reaction probability is always by nucleophile first. ये सभी कंपाउंड पहले न्यूक्लियोफाइल को वेलकम करते हैं. तो जितने आपके पास पोलर पाई बॉन्ड वाले एम्बीफिलिक रिएजेंट्स हैं उनका करेक्टरिस्टिक रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रहता है, और जितने नॉन पोलर पाई बॉन्ड हैं उन सबका करेक्टरिस्टिक रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रहता है. इसलिए +1 में एल्कीन एल्काइन है और रिएक्शन पाथ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है. +2 में एल्डिहाइड कीटोन्स एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स हैं जिनमें पोलर पाई बॉन्ड हैं, तो वहां रिएक्शन टारगेट न्यूक्लियोफिलिक होगा. तो दिस इज द वे ऑर्गेनिक इज डिवाइडेड इन +1 एंड +2. तो हमारे पास यहाँ जो फोकस रहेगा वो पोलर पाई बॉन्ड के अराउंड. आज क्लियर हो गया. तो बेसिकली कोशिश करें, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जीओसी के जरिए रिएक्शंस आप खुद कर पाए. हम जीओसी में टाइम लगाएं, चैप्टर्स पे ना लगाएं. चैप्टर्स हमारे फास्ट होने चाहिए, हमें पता है इसमें ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन. तो हम कंपाउंड की नेचर पे काम कर रहे हैं. जो बच्चे कंपाउंड की नेचर पे काम करते हैं उन्हें ऑर्गेनिक कभी कंफ्यूज नहीं करते. जो रिएक्शंस पे काम करते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक में रिएक्शंस बहुत सारे हैं, राइट. तो आप कितने रिएक्शंस याद रख पाएंगे वो एक डिफिकल्ट टास्क है. और रिएक्शन में रिएक्टेंट की तो कोई गिनती ही नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सो मेनी कंपाउंड्स, लॉन्ग चेन कंपाउंड्स है. इसलिए हमारा फोकस होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप नेचर पर. आप जब से ऑर्गेनिक स्टार्ट हुई है, चाहे वो आइसोमेरिज्म पढ़ा रहा था मैं, चाहे मैं अभी जीओसी पढ़ा रहा हूँ, बार बार बात हो रही है पोलर पाई बॉन्ड.
बार बार बात हो रही है sp2 कार्बन की, तो इसका मतलब कुछ ये स्पेशल फीचर होंगे जिसकी वजह से कंपाउंड्स में नेचर बदलनी है, इनकी वजह से कंपाउंड्स में कुछ स्पेशल फीचर इंट्रोड्यूस। तो हमारा जो फोकस होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, राइट। हम जब भी ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, हमने ऑर्डर्स लास्ट क्लास में भी किए इंडक्टिव इफेक्ट के, आज भी ऑर्डर किया प्लस आर और माइनस आर का। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था कि जिस स्टूडेंट को देखना आ जाएगी सबसे पहले दिखना क्या है, उसे ऑर्गेनिक में दिक्कत नहीं आती। आप जिस भी लेवल के क्वेश्चन कर लें, आपको पता है एक आधी ऑप्शन ही बननी है, बाकी बननी है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पहले देखना क्या है, आपका फोकस किस चीज पे होना चाहिए, राइट। तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में इतना ही था। नेक्स्ट लिखिए हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन आप सभी लोग थोड़ा बहुत जानते हैं इसके बारे में, कोई शेयर करना चाहेगा कुछ याद? आदि बदि नो बॉन्ड रेजोनेंस, बहुत अच्छी बात है। क्यों कहते हैं? 5 बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। हाँ जी। कार्बन के पास चला जाता है, ठीक है, गुड है। लिखिए इट इज द स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस, इट इज द स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस as it involves sigma pi shift, as it involves sigma pi shift, which means sigma electrons are involved in resonance, sigma electrons are involved in resonance with pi electrons. It is weaker effect than resonance effect. It is weaker effect than resonance effect as sigma electrons are involved. As sigma electrons are involved. बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो वीकर इफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस यहाँ भी है, रेजोनेंस इफेक्ट में भी थी। रेजोनेंस इफेक्ट में जो रेजोनेंस है वो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड और लोन पेयर की है। यहाँ जो रेजोनेंस है वो सिग्मा की है। सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में जो एनर्जी रिलीज होगी वो कंपैरेटिवली स्मॉल। तो रेजोनेंस इफेक्ट में जो एनर्जी रिलीज होती है वो हायर है, हाइपर कॉन्जुगेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो लोअर। हाइपर कॉन्जुगेशन इज सेड टू बी hyper condition of conjugation. That is an extreme of conjugation where pi electrons are forcing sigma electrons to involved in resonance. It is used to explain stability of alkenes, stability of alkenes, stability of carbocations, stability of carbocations, and directional influence of alkyl group on benzene. Directional influence of alkyl group on benzene. It is observed from alpha position of unsaturated carbon
कार्बन, ब्रैकेट्स में लिखिए डबल बॉन्ड, फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड कॉमा फ्री रेडिकल और कैटायन, ब्रैकेट क्लोज। तो मेरे पास जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है वो सीसी डबल बॉन्ड की अल्फा पोजीशन पर एल्काइल ग्रुप ने शो करना है या फिर कार्बोकैटायन की अल्फा पोजीशन, क्योंकि बेंजीन में भी डबल बॉन्ड की अल्फा पोजीशन है तो वहां भी यही सिमिलर इफेक्ट देखने को मिलता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोर सिग्निफिकेंट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन and directional influence of alkyl group on benzene। ये स्टडी फ्री रेडिकल में भी होता है, लेकिन फ्री रेडिकल में ये वीकर इफेक्ट है तो इसको स्टडी करने की हमें स्पेशल इंपॉर्टेंस नहीं लगती, इसलिए हम इसे मेनली स्टडी करते हैं तीन में, एल्कीन, कार्बोकैटायन और बेंजीन, जहां पर ये इंटरफेयरिंग या डोमिनेटिंग कंडीशन है, इसलिए हम हाइपर कॉन्जुगेशन को इन तीन के लिए मेनली स्टडी। आगे लिखिए, इट इज ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस, इट इज ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस एंड some of the resonating structures, some resonating structures have hydrogen without any bond with carbon, hydrogen without any bond with carbon। थोड़ा हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं, उसकी वजह है ये तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इनमें कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कोई बॉन्ड अवेलेबल नहीं, तो इसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन, बेकर-नाथन इफेक्ट, सिग्मा पाई शेप और नो बॉन्ड रेजोनेंस, चारों नामों से यही चीज जानी जाती है, क्योंकि ये स्पेशल कंडीशन ऑफ रेजोनेंस है, इसलिए इस पे स्पेशल एफर्ट रहता है, क्योंकि नॉर्मल रेजोनेंस में सिग्मा इलेक्ट्रॉन नहीं आते, सिग्मा इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, इसलिए वो जब इन रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा तो मॉलिक्यूल डिसोशिएटेड दिखाई देगा, क्योंकि बॉन्ड डिसोशिएट हो गया, इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है। नोट, ये भी कहलाएगा। तो नो बॉन्ड रेजोनेंस डज नॉट मीन्स कि किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बॉन्ड नहीं है, नो बॉन्ड रेजोनेंस मीन्स सम स्ट्रक्चर्स में डोंट हैव बॉन्ड, हमारे पास बॉन्ड प्रेजेंट है ये सही है, कुछ में नहीं है ये सही है। नो बॉन्ड रेजोनेंस डज नॉट मीन्स कि किसी भी स्ट्रक्चर में बॉन्ड नहीं। हाँ जी, आयनिक भी नहीं बोल सकते, आयनिक होता तो H पॉजिटिव CH2 के साथ होता।
हाँ जी, क्या पूछते थे आप? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड को एनर्जी चाहिए और वीकर ने रिलीज करनी है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूट रहा है, वीकर बॉन्ड बन रहा है, पर वो कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं टूट रहा है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है, तो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट अलग है। आज बोलिए। समझा नहीं बात को। आप ये कह रहे हो कि यहाँ पर बॉन्ड नहीं दिख रहा, फिर जुड़े क्यों है? चलो ढूंढ के लाते हैं ज्योति। मैं भी तो यही सोच रही थी सर, मेरे से पूछ लिया आपने। हाँ भाई द्विवेदी, उसने पूछा कि जब हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है तो जुड़े हुए कैसे हैं? हवा में क्यों टका रखे हैं? फाइन, resonating structures are representation. There is no sense of saying it is attached without a bond. It is just a representation in order to explain properties that do not have real existence. Resonating structures are merely representations in order to explain properties. क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसलिए ड्रॉ की जाती हैं क्योंकि वो प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे आपसे पूछना है कि इन स्ट्रक्चर से कौन सी प्रॉपर्टी नजर आ रही है। साइन बताइए। एसिडिक, वेरी गुड। इसका मतलब है जितने भी एलाइलिक हाइड्रोजन हैं उनका एसिडिक करेक्टर है। अगर कोई बेस आएगा तो उनके पास H पॉजिटिव रिलीज करने की कैपेसिटी है, राइट? सर कोई और प्रॉपर्टी नजर आ रही है? नो। हाँ जी, समझिए। क्यों? फाइन, न्यूक्लियोफिलिसिटी और लुईस बेस करेक्टर एल्कीन का बढ़ जा रहा है, राइट? तो पहले CC डबल बॉन्ड सिंपल न्यूक्लियोफाइल था, उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी थी। अब CH बॉन्ड के शिफ्ट होने के कारण C पर नेगेटिव चार्ज आ गया। एज अ रिजल्ट वो मोर न्यूक्लियोफिलिक, मोर बेसिक। देखिए पॉइंट वाइज ही लिखेंगे, इसमें क्या क्या हमें दिख रहा है। एज पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, as pi electrons are involved in resonance, stability of alkenes increases, stability of alkenes increases। बेटा सिग्मा इलेक्ट्रॉन पाई के साथ ही तो रेजोनेंस में है। हमारा फोकस जो है वो अभी एल्कीन की स्टेबिलिटी पे था। हमारे पास जो 3 स्ट्रक्चर हमने बनाए हैं उन स्ट्रक्चर में ये कह रहे हैं कि एक में टॉप वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को एल्कीन के साथ रेजोनेंस में ले जा रहा है, एक में कह रहे हैं लेफ्ट वाला करवा रहा है, और एक में कह रहे हैं बॉटम वाला करवा रहा है। देवांश क्या हो गया तुझे? जब मैं समझा रहा हूँ तो कुछ मत पूछो, मुझे पूछ लो, पहले ध्यान सुन लो। जो लिखना रह गया वो बाद में लिख लेंगे, पहले अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। तो हमें एज इट इज यहाँ पे ये लग रहा होता है कि ये पाई बॉन्ड कहीं नहीं गया, ये नेगेटिव चार्ज कहीं नहीं गया, यही मूव कर रहे हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। इससे ये बना जब इसने रेजोनेंस दी, इससे ये बना जब इसने रेजोनेंस करवाई, इससे ये बना जब इसने रेजोनेंस। तो पाई बॉन्ड इज रेजोनेटिंग because of sigma electrons on alpha position. It means alkenes are stable। सेकंड लिखिए। अभी क्लियर हो गया इंक्रीज डिक्रीज देवांश? ओके। allylic hydrogen in all alkenes
have higher acidic character. Allylic hydrogen in all alkenes have higher acidic character. क्लियर हो गया? वो भी स्ट्रक्चर कह रहे हैं, सब में H पॉजिटिव इन्वॉल्व है. थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड इज न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर. Carbon carbon pi bond is nucleophilic in nature. Nucleophilicity increases. Nucleophilicity increases as negative charge is generated on carbon atom. अब ये जो फर्स्ट और थर्ड पॉइंट है, जितने भी सोचते हैं घर जाकर पढ़ते हैं उनको दिक्कत आती है. पहले मैं कह रहा हूँ जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा स्टेबल, और थर्ड में कह रहा हूँ जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा रिएक्टिव. अब हम ऐसा तो नहीं कहते, हम तो कहते हैं जो मोर स्टेबल है वो लेस रिएक्टिव है, राइट? Reactivity and stability are inversely proportional, but in alkenes it is a big disturbance for us because stability and reactivity are directly proportional. Alkenes के अलावा किसी दूसरे में नहीं. स्टेबिलिटी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है, हीट कंटेंट की स्टेबिलिटी है, और रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए. अगर एल्कीन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं दे रहा तो वो रिएक्टिव नहीं है, क्योंकि थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है तो लेस रिएक्टिव होगा, राइट? अब ये भी हमें सोचना पड़ेगा रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक है या नॉन न्यूक्लियोफिलिक. इसलिए जब +1 में हाइड्रोजिनेशन एल्कीन की करवाते हैं तो कहते हैं मोर रिएक्टिव एल्कीन हैज लेस हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बिकॉज इट इज लेस स्टेबल, क्योंकि हाइड्रोजिनेशन इज थर्मोडायनेमिकली गवर्न्ड प्रॉपर्टी. लेकिन जब HCl की एडिशन करवाते हैं तो कहते हैं मोर एल्काइलेटेड, मोर ब्रांच, मोर हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोर रिएक्टिव बिकॉज HCl एडिशन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एल्कीन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, राइट? तो जब स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं तो वो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है, जब रिएक्टिविटी की बात कर रहा हूं तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी. न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन इंक्रीजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन. जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा. जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, उतनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी रिलीज हो जाएगी, मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी एक्वायर करेगा. तो एल्कीन जो मोस्ट स्टेबल है वही मोस्ट रिएक्टिव है फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन because hyper conjugation provide higher stability by releasing resonance energy, but on the other side it provide higher nucleophilicity to. चलिए नेक्स्ट नोट कीजिए, कार्बोकेटायन.
घर जाके एक और पढ़ो, फिर देखते हैं, नहीं समझ आएगा है ना, कोई बात नहीं, बोला तो वही जो लिखा है। हाँ जी अनन्या, क्या दिख रहा है? हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से क्या हो रहा है? क्या दिख रहा है, इसलिए पूछ रहा हूँ। फाइन, इसका मतलब कार्बोकैटायन के अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं। और कुछ? रुद्र, क्या दिख रहा है भैया? आसान सी चीज तो उसने बता दी, अब और ढूंढो। जो चीज दिख रही थी पिछले में भी थी, वो तो हमने कर ली। क्या ये कार्बोकैटायन स्टेबल हो रहा है? क्यों है? हमने कहा ये रेजोनेंस की वजह से कार्बोकैटायन स्टेबल हो रहा है, क्यों? मैं समझा नहीं सर, क्या बोला आपने? नॉन पोलर पाइबॉन्ड है दिख रहा है मुझे, तो कार्बोकैटायन से स्टेबल हो रहा है नहीं हो रहा है? धीरे धीरे आपने कहा था हो रहा है, कैसे? पॉजिटिव चार्ज कार्बन से हाइड्रोजन के पास चला जा रहा है, हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल विद पॉजिटिव चार्ज इन कंपैरिजन टू कार्बन, इट इज कॉल्ड सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन, where hydrogen sacrifices its electron in order to provide stability to carbon. तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए हाइड्रोजन आत्महत्या कर रहा है, क्या इलेक्ट्रॉन ले ले मैं चला, राइट? So it is called sacrificial hyperconjugation, where more electronegative is stabilized by providing electron from less electronegative atom, right? लिखें, कार्बोकैटायन is stabilized, कार्बोकैटायन is stabilized by sacrificial hyperconjugation, by sacrificial hyperconjugation from alpha hydrogen, sacrificial hyperconjugation from alpha hydrogen, right? तो कार्बोकैटायन स्टेबल हो गया, पॉजिटिव चार्ज कार्बन से हाइड्रोजन के पास चला गया, कार्बन स्टेबल हो गया, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोकैटायन आर एसिडिक, अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोकैटायन आर एसिडिक if they are released, alpha hydrogen of carbocation are acidic, comma, if they are released, then alkenes are formed. Right? Yes, कार्बोकैटायन क्या है? रिएक्टेंट या इंटरमीडिएट? इंटरमीडिएट, क्योंकि कोई भी चार्ज पार्टिकल नेचर में तो एग्जिस्ट कर नहीं सकता, नेचर में तो न्यूट्रल ही एग्जिस्ट करेगा। तो इस कार्बोकैटायन के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कौन करेगा? नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल को एसिड बोले या बेस बोले? बेस बोलेंगे, तो बेस की अफिनिटी होगी H पॉजिटिव। इसलिए हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि जब बेस इसको न्यूट्रलाइज करने आएगा तो देयर आर चांसेस इट मे अटैक ऑन दिस हाइड्रोजन। अगर उसने इस H को ले लिया तो डबल बॉन्ड, इस पे अटैक किया तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो जब रिएक्शंस में कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज वही करवा सकता है जो बेसिक इन नेचर है, जो न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर है। अब वो न्यूक्लियोफाइल अगर हाईली अनस्टेबल हुआ तो उसकी प्रोटॉन एफिनिटी स्ट्रॉन्गर होगी, तो चांसेस है कि वो H पॉजिटिव ले जाए। जब वो H पॉजिटिव ले जाएगा तो एल्कीन बन जाएगा, जब वो कार्बन पे अटैक करेगा तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे पास जब रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है, बहुत सारे रिएक्शंस में बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में एल्कीन बन जाता है, कुछ रिएक्शंस में एल्कीन डोमिनेट कर जाता है। एल्कीन कब डोमिनेट करेंगे? अगर कार्बोकैटायन के तीनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगा है,
अब न्यूक्लियोफाइल को जगह ही नहीं मिल रही, और जैसी जाने की कोशिश कर रहा है हाइड्रोजन बीच में आ जा रहा है, और हाइड्रोजन पे कौन सा करेक्टर है, एसिडिक। तो न्यूक्लियोफाइल कहते हैं इतनी मेहनत क्यों करूँ, कार्बन तक जाने की, इसी को लेके चलता हूँ, राइट। तो जैसे ही अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा वो एल्कीन में कन्वर्ट। समझ पा रहे हैं आप बात मेरी? हमने कहा ये हाइपर कॉन्जुगेटिव रेजोनेंस हमें क्या बता रही है, ये हमें बता रही है कि अगर इस कार्बोकैटायन के अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक होगा तो वो हाइड्रोजन इजीली अवेलेबल है, किसी भी न्यूक्लियोफाइल किसी भी बेस को साथ चलने के लिए तैयार है। अगर किसी बेस ने इन्हें निकाल दिया तो पीछे क्या छोड़ जाएंगे, एल्कीन छोड़ जाएंगे। तो whenever carbocation is formed in any reaction there are chances of loss of H positive ion which results in the formation of alkene। तो कार्बोकैटायंस में H पॉजिटिव के लॉस से एल्कीन की फॉर्मेशन होती है, राइट। नेक्स्ट नोट कीजिए। लिखा डायरेक्शन लिखने से पहले इस कार्बन पे अटैक करना चाहता हूँ, चांसेस हैं कि वो एच पे अटैक करे। अगर वो इस पे अटैक करेगा तो इसी के साथ रिएक्ट करेगा, पर मॉलिक्यूल तो फ्री स्टेट में पड़ा है कंटेनर में, तो कोलिजन प्रोबेबिलिटी यहाँ भी है, कोलिजन प्रोबेबिलिटी यहाँ भी है। अगर यहाँ पर ये पॉजिटिव ना आ रहा था तो यहाँ से उसे कुछ मिलना ही नहीं था, लेकिन पॉजिटिव आ रहा है तो चांसेस हैं कि वो इससे एच पॉजिटिव लेके निकल जाए, तो इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, एल्कीन बन गया। जो आ रहा है पहले तो उसको सोचो ना, वो क्या है, वो नेगेटिव चार्ज है, इस कार्बन को रोल। क्या दिख रहा है इसमें? तो मुझे बता था तुझको। ओके, और चल मान लेते हैं। तुम गप्पे क्यों मारते रहते हो इसके साथ यार, कभी तो शांति रख लिया करो, तो इन्हें तो सुना भी किया करो। इन्हें बोलने की आदत क्यों है? क्योंकि साथ वाला बोलेगा, अकेला थोड़ा दीवारों से बोलेगा, उसको तो समझ आती नहीं मेरी बात। शुक्र है थोड़ी समझ आने लगी, कुछ नोट करने लग गया, बिल्कुल उससे समझ तो आती नहीं है नहीं? तुझे बहुत मजा आता है उससे गप्पा मारने में, एक बड़ी रोमांचक सी बातें करता हुआ है, तो गप्पा मारते हो ऐसे गप्पे मारी जाओगे। आयु सिंगला आप खराब हो गए बहुत, 11वीं में आप बहुत अच्छे थे, 12वीं में आप बहुत खराब हो गए। आपको लगता है कि टोपी बनाने के लिए टीचर ही रह गए।
बेटा डायरेक्शनल इन्फ्लुएंस ऑब्वियसली वी आर टारगेटेड कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा, तो देवांश ने सारे पॉइंट सही बताए, इसीलिए इसकी शरारतें मेरे को डाइजेस्ट करनी पड़ती है तो इंटेलिजेंट है, तो सुनता नहीं। तो एल्काइल ग्रुप जब बेंजीन पर लगेगा तो ऑर्थो और पैरा पर नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो जाएगा और बेंजाइलिक हाइड्रोजन इजीली अवेलेबल हो जाएगा। लिखिए, बेंजाइलिक हाइड्रोजन आर एसिडिक इन नेचर, बेंजाइलिक हाइड्रोजन आर एसिडिक इन नेचर, बेंजाइलिक होता है बेंजीन की अल्फा कार्बन, बेंजाइलिक हाइड्रोजन आर एसिडिक इन नेचर, they show similar properties, they show similar properties like allylic hydrogen तो allylic और benzylic पोजीशंस नियरली सेम होती हैं, इनकी रिएक्टिविटी सेम रहती है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट में alkyl group on benzene, alkyl group on benzene is ortho para directing, alkyl group on benzene is ortho para directing and ring activating, but their resonance effect is weaker than and ring activating, but their resonance effect is weaker than alkyl substituent, sorry, 10 plus R substituent. So their resonance effect is weaker than plus R substituent. तो एल्काइल ग्रुप जब भी बेंजीन पर लगा होगा तो प्लस आर इक्वलेंट ही होगा, लेकिन प्लस आर में फ्री इलेक्ट्रॉन है या सिग्मा इलेक्ट्रॉन से, इसलिए इफेक्ट वीकर होगा, रेजोनेंस एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो कम। अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस का मीनिंग क्या है आपके लिए, एक प्लस आर सब्सटीट्यूएंट बेंजीन पे लगा है तो रिएक्शन रेट फास्ट होगी, और एल्काइल ग्रुप बेंजीन पे लगा है तो रिएक्शन रेट स्लो होंगे, दोनों एक्टिवेटिंग तो दोनों बेंजीन से मोर रिएक्टिव, लेकिन जब मिथाइल ग्रुप उसे एक्टिवेट करेगा तो उसका स्पीड ऑफ रिएक्शन रिलेटिवली कम होगा देन अ नॉर्मल प्लस आर सब्स्टिट्यूएंट। लिखिए आगे, नेक्स्ट पॉइंट, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, राइट। तो हमारे पास ये सारे फीचर जो हैं वो टॉलीन में देखने को, चलिए क्वेश्चन लिखिए, arrange the following alkenes, arrange the following alkenes in the decreasing order of heat of hydrogenation, in the decreasing order of heat of hydrogenation, ब्रैकेट्स में लिखिए, heat of hydrogenation is inversely proportional to, heat of hydrogenation is inversely proportional to stability। तो आप अपनी तरफ से स्टेबिलिटी ऑर्डर का इंक्रीजिंग लिखेंगे तो वो अपने आप ही हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। चलिए करिए,
50 ऑर्डर हो गया, जल्दी कर, सारे आपने कर लिया, बताओ क्या ऑर्डर होगा। स्टेबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा है? हाँ। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? सेकंड में कितने हैं? समझ नहीं आया मुझे, क्या बोला आपने? अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा किसमें है? तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सी। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसकी क्या होगी? सबसे कम। उल्टा कर दिया ना जल्दी में। अल्फा हाइड्रोजन तक है कौन से? अल्फा हाइड्रोजन कौन से हैं? ये वाले नहीं? यही वाले थे जो तू बोल रही थी, मैं तो कंफ्यूज कर रहा था। अल्फा टू डबल बॉन्ड के एडजेंट कार्बन भी होते हैं, ठीक बोल रही थी। अल्फा हाइड्रोजन बताओ कहाँ कहाँ है, कितने हैं, पॉइंट करके। हम्म। अल्फा हाइड्रोजन होते हैं सी सी डबल बॉन्ड की अल्फा ग्रुप, राइट। टेढ़ा ही क्यों बैठा रहता है पूरी क्लास में? कहे तो सीधा बैठ जाएगा, तेरी सीट बदलनी पड़ेगी जरा ना। तू सबसे आगे तो बैठ रहा है, पर साइड में स्वामी से गप्पे मारता रहता है, क्या चक्कर क्या है? ऑल टाइम डिस्कशन तो अपने आप भी कर ले करो। तो आपके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन फर्स्ट कंपाउंड में 3 हैं, सेकेंड कंपाउंड में 6 हैं, थर्ड कंपाउंड में 12 हैं और लास्ट में 9 है। तो 3 अल्फा, 6 अल्फा, 12 अल्फा, 9 अल्फा। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा ए में, फिर अपने पास बी में, फिर डी में और सबसे कम सी। क्लियर है? क्या नहीं आया? जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा रेजोनेंस होगी, उतना ज्यादा स्टेबल होगा। जितना स्टेबल होगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाएगी। सीसी डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन को अल्फा कहते हैं, तो उसके हाइड्रोजन गिन ले। 3 ऑन द लेफ्ट, 3 ऑन द राइट, 6 हो गए। 3 ऑन द लेफ्ट, 3 हो गए। अंदर वाले को नहीं गिने, अल्फा वाले को गिने। अल्फा इज द नेक्स्ट वन, राइट। बस उसी को गिन लिया। हाँ जी, क्लियर है? जांच हो गया? बताइए अल्फा हाइड्रोजन कितने कितने बताओ। ओके ओके ओके, चलो मान लेता हूँ, सुन लेता हूँ। अगला, अगले में है 20। इसमें 28 नहीं है, सी में? सी में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 28। इसमें कितने हैं? 20। अब इसमें 28 है तो इसमें भी 20 होने चाहिए, और अगर इसमें 8 है तो इसमें 4 होने चाहिए। इधर यू यूज वन कंसेप्ट और अदर कंसेप्ट, दोनों मिक्सेस होंगे हैं। किसमें? सी में नीचे 8 है, सी में 4 हैं। और देवांश ने कहा मुझे ये याद है, दिखे नहीं। अच्छा, मुझे सुनाई ऐसे दिया, चलो। तो इंटेलिजेंट चाहिए।
लेकिन भाषण प्रतियोगिता में जा जाके ना भाषण देने वाला हो गया, सिर्फ बोलता ही रहता है हर टाइम। बेटा ये कंपाउंड कंडेंस करके जानबूझ के लिखे थे ताकि बच्चे जो है अल्फा और बीटा करेक्टली पहचाने। ये अल्फा है, ये बीटा है। तो ये हाइड्रोजन जो है वो इसके पास है नहीं, ये रेजोनेंस में है ना। अल्फा वाले रेजोनेंस में होंगे, बीटा वाले रेजोनेंस में नहीं होंगे। इसलिए यहाँ पर 6 अल्फा है, यहाँ पर 12 अल्फा है, यहाँ 4 अल्फा है और यहाँ 8 अल्फा है। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मीन्स जो कार्बन डायरेक्टली सीसी डबल बॉन्ड से जुड़े हैं। सबको नजर आ गया भी अल्फा कैसे लेना। So here we have heat of hydrogenation C, then A, then D, then B. Clear to all? चलिए फिर अगला करिए। ये डायरेक्टली जुड़े हैं तो 4 ही तो हुए। अगला चला गया, दूर हो गया। मोर इम्पोर्टेंट कौन होता है? पड़ोसी। आगे चले, पहले तो इसी से लेना भाई, काम करने के लिए है ना। बीटा गामा डेल्टा से तो यही बातें कर सकते हैं, नहीं वो भी अल्फा ही है वैसे, बीटा तो पीछे चला गया। हाँ जी, ये नोट कर लिया सबने जिन्होंने करना था। अभी भी कुछ बच्चे हेजिटेशन में रहते हैं क्लास में, जब क्वेश्चंस कर रहे हैं, नो हेजिटेशन रिक्वायर्ड, इररिस्पेक्टिव कितना भी छोटा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम क्यों नहीं आपको, है ना। डोंट हेजिटेट इन आस्किंग। कोई बनाए भी देने दिमाग नहीं बनाए, नोट किया। हाँ जी, पेज डिलीट कर दो। बेटा पेज चेंज किया मैंने, ये लेफ्ट वाले और राइट वाले। बना लिए ना रह गए। हाँ साइन कितने कितने अल्फा हाइड्रोजन है लिख दिए, चेक कर लेते। ठीक है, चेक कर दोबारा से, कितने लिखे हैं ये भी चेक कर। पेंसिल है, पेंसिल है बेटा। ये आपके पास डबल बॉन्ड है, ये अल्फा पोजीशन, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो यहाँ CH2 है, यहाँ CH2, यहाँ CH2, 3 2 5 7। ठीक है, देखना वही आपने। हो गया, बताओ जी। फर्स्ट कंपाउंड में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 7। सेकंड कंपाउंड में 10, थर्ड में फाइन 7 अल्फा हाइड्रोजन, 10 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन। किसी को कोई कंफ्यूजन? क्लियर टू ऑल? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, सो ऑर्डर इज D C A।
बेटा मेरे पास ये CC डबल बॉन्ड है जिसमें हमारा टारगेट है, ये अल्फा पोजीशन, जो बाहर वाली अल्फा हैं उन पर कितने हैं 3 और जो अंदर वाली अल्फा उन पर कितने हैं 2, इसलिए टोटल 10, राइट। क्लियर ऑल? देवांशी ये भी हो गया, तनु आपने भी कर लिया बेटा? पार्थ हो गया? बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 1, 7, 6, 10, वेरी गुड। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ? डी, उसके बाद बी, सी और ए। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर है A B C D। क्या करें? A C B D ड्यू टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ना, इसमें अल्फा हाइड्रोजन के अलावा एक और कंसेप्ट है इसलिए ऑर्डर लिखा, ऑर्डर सही है। इसमें सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एक और चीज लाया। अल्फा हाइड्रोजन तो अब देखना आगे ना सबको, तो अल्फा हाइड्रोजन थोड़ा टिका रहूंगा, अगले पे जाऊंगा, खाली अल्फा पे जाऊंगा। हाँ जी, कोई रीजन बता सकता है बी और सी में स्टेबिलिटी चेंज होने का? एंगल स्ट्रेन, 6 membered cyclic with sp2 carbon, angle strain is minimum when number of carbon atom increases। अल्फा बीटा पोजीशंस क्या होती है? नेबरिंग ग्रुप इन्फ्लुएंस। और एंगल स्ट्रेन क्या होता है? अपनी ने, राइट। आपके आसपास वाले कितने मर्जी शरारती हो, कितने मर्जी पढ़ने वाले हो, अगर आपके अंदर झील नहीं है तो कुछ नहीं, राइट। अगर मैं कह रहा हूँ, माँ बाप कह रहे हैं, सारे कह रहे पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन तुम्हारा गोल और मेरा गोल सिंक्रोनाइज ही नहीं हुआ तो तुम पढ़ोगे थोड़ी। मैं जितना मर्जी बोल लूँ, मम्मी पापा जितना मर्जी बोल, राइट। अगर आपके साथ ऐसे दोस्त हैं जो कहते हैं यार 11th 12th ही तो मस्ती के लिए होती है यार, चल लीजिए पार्किंग में स्टंट बाइकिंग करते हैं, राइट। चल यार खाने पीने आए 15 दिन, मार्केट इतनी रौनकी है, क्या करना है, आधा घंटा पौना घंटा 1 घंटा तो क्लास के बाद नीचे लगाना ही चाहिए। आप में से कुछ लगाते ही है, पता है मुझे, राइट। लेकिन अगर हम वहां पे लगा रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और वो किसी दूसरा कहते कितनी बोर जिंदगी जीता है, ये कोई जिंदगी है? देख हमारी तरह हम 1-1 घंटा नीचे खड़े होते हैं, क्या हंसी ठाठक चल रहे होते हैं, मजा आ रहा होता है, तो थोड़ी बोर गंदी जिंदगी जीता है। लेकिन अगर उस बच्चे ने अंदर बात जाने नहीं दी तो उसे फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ता। तो अल्फा बीटा हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव रेजोनेंस सब पड़ोसी के इफेक्ट है, एंगल स्ट्रेन अपना इफेक्ट। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इसके पास ज्यादा है, इसके पास कम है, लेकिन अंदर से ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसके 2 कार्बन पे एंगल स्ट्रेन कम हो गया, इसके एक ही कार्बन पे हो रहा था, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाएगी। नहीं दिखा ना, कोई बात नहीं, देखने के लिए संजय वाली आंखें चाहिए ना, मैं देता हूँ अभी, लिखो। जानते हो संजय? Have heard about? नहीं, कितनों को नहीं पता? ओह गॉड। महाभारत के युद्ध में धृतराष्ट्र को कहानी सुनाने वाले कुरुक्षेत्र के मैदान से संजय स्पेशल आइज लेकर बैठे थे, धृतराष्ट्र को सुनाई जा रहे थे जो वहां चल रहा था, है ना। स्पेशल आइज तो उसी के पास थी। प्रियांशु कह रहा वो क्या था यार? एक फिक्टिशियस स्टोरी थी, किसी जमाने में किसी ने लिख दी, हमने उसे मान लिया, हमने कहा चलो ऐसा भी हो सकता है, राइट। आज उसको हम कुछ भी कह लें, दूरबीन कह लें, टेलीस्कोप कह लें, और टेलीस्कोप आंख में लगा दिया था उसके, वो वहीं देखता रहता था कुरुक्षेत्र में बैठा हुआ क्या हो रहा है। हाँ हाँ, टेलीस्कोप भी तो है लगाया हुआ, राइट। वो वहां बैठा था, कहाँ? हस्तिनापुर। और कुरुक्षेत्र कहाँ? हस्तिनापुर दिल्ली और कुरुक्षेत्र तो है यहाँ बगल में, तो वहां बैठा वो टेलीस्कोप से देखता रहता था कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। चलो लिखो। C has higher stability। C, हाँ जी लास्ट वाले के लिए लिख रहे हैं, पहले तो हो गया ना। C has higher stability than B
although it has lesser number of alpha hydrogen, although it has lesser number of alpha hydrogen, because endocyclic pi bond is more stable than exocyclic pi bond in six-membered cyclic structure. Endocyclic pi bond is more stable than exocyclic pi bond in six-membered cyclic structure. It reduces angle strain. बेटा साइक्लोहेक्सेन का एंगल होता है 120 डिग्री, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का एंगल होता है 120 डिग्री। तो जब तक ये कार्बन sp3 थे तो डेविएशन थी 120 से 109.5, लेकिन जब यहाँ पर दो कार्बन sp2 हो गए तो उन दोनों कार्बन की डिमांड क्या है 120, साइक्लिक स्ट्रक्चर की डिमांड क्या है 120। एज अ रिजल्ट एंगल स्ट्रेन इज। तो जब आपके पास किसी एक कंपाउंड में एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड हो, दूसरे में एक्सोसाइक्लिक पाई बॉन्ड हो और सिक्स मेंबर्ड साइक्लिक हो, तो एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड हैज हायर स्टेबिलिटी एज इट डिक्रीजेज एंगल स्ट्रेन। ये कंसेप्ट काम आएगा अगले तीनों चैप्टर्स में जब मेजर प्रोडक्ट निकालने की बारी आएगी। एक प्रोबेबिलिटी होगी एक्सोसाइक्लिक, एक प्रोबेबिलिटी होगी एंडोसाइक्लिक, तो हम मेजर किसे लिखेंगे एंडोसाइक्लिक, चाहे रिएक्शन एक्सो की तरफ जा रहा हो। क्यों? क्योंकि एंडोसाइक्लिक से प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, उसका एंगल स्ट्रेन रिड्यूस हो जाएगा। लिखिए अगला टॉपिक, इनवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। हाँ जी, डी में अल्फा हाइड्रोजन ये बेटा 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10। देखिए इनवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, it is the characteristic feature of trihalomethyl group it creates positive charge on benzene, so it is equivalent to minus R, that is meta directing and ring deactivating. तो हमारे पास ये CF3 में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है, उसने इलेक्ट्रॉन खींचा और इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए। एज अ रिजल्ट बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन्स की रेजोनेंस हुई और बेंजीन पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने की वजह से बेंजीन रिंग डेफिशिएंट हो गई, तो मॉलिक्यूल बिकम्स मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटेड हो गया, तो बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इज इक्वलेंट टू प्लस आर। इनवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन इज अ कंडीशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन ओनली, इट इज इक्वलेंट टू माइनस आर। तो सिंपल हाइपर कॉन्जुगेशन कह रहे हैं तो एल्काइल ग्रुप है, जब इनवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन कह रहे हैं तो हेलो मिथाइल ग्रुप। बाकी अगली क्लास में करेंगे।
हाँ जी क्लियर है, कुछ पूछना है इसमें, शेयर को कंफ्यूजन, सिंपल प्लस आर ही है बेटा, माइनस आर सॉरी, बस माइनस आर में आपके पास पोलर पाई बॉन्ड था या सिग्मा बॉन्ड है, टू टू फोर सी एच टू सी एच टू सी एच टू,